नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि सब एक साथ खड़े थे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस बड़े वैचारिक टकराव की जिसने दूसरे विश्व युद्ध के ठीक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंदर से हिलाकर रख दिया था। चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स कुछ इस तरह हैं। पहले हम संघर्ष की पद्धति पर बात करेंगे, फिर हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना और आखिर में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और उस पर हमारी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, संघर्ष की पद्धति यानी रणनीति का संकट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद का समय बड़ा उथल-पुथल भरा था। कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता, गुटबाजी और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। ये सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस नहीं था, बल्कि असल में आगे कैसे बढ़ें इस रणनीति का एक गहरा संकट था। अब रणनीति को लेकर ये जो मतभेद था ना, वो मुख्य रूप से दो बड़े नेताओं के बीच था। एक तरफ महात्मा गांधी थे, उनका एकदम साफ मानना था कि भाई पहले कांग्रेस के संगठन को मजबूत करो। लेकिन दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। उनका विजन बिल्कुल अलग था। वो चाहते थे कि जनता के अंदर जो एक क्रांतिकारी आग है, जो पोटेंशियल है, उसका तुरंत इस्तेमाल करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। बोस पूर्ण स्वतंत्रता के हक में थे और उनका ये आक्रामक तरीका गांधी जी के शांत संगठनात्मक तरीके से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। यही वो वैचारिक टकराव था जिसने आगे चलकर बड़ा रूप लिया। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हरिपुरा अधिवेशन, जब बोस ने कमान संभाली। फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पता यहां क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं बोस ने आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग की जोरदार वकालत की और इन्हीं के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई। एक और खास बात, जो देसी रियासतों में लोगों के आंदोलन चल रहे थे ना, उन्हें भी इस अधिवेशन में नैतिक समर्थन देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, त्रिपुरी संकट, एक विभाजित घर। साल 1939 आते आते मध्य प्रदेश के त्रिपुरी अधिवेशन में ये अंदरूनी वैचारिक दरार एक खुले चुनावी मैदान में बदल गई। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। जनवरी 1939 के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, जबकि उनके सामने थे पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें खुद महात्मा गांधी का पूरा सपोर्ट था। उन्हें मिले 1377 वोट, मतलब बोस से चुनाव जीत गए। उस समय के राजनीतिक माहौल में ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस अप्रत्याशित नतीजे के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि पट्टाभी की हार मेरी अपनी हार है। अब आप खुद सोचिए, इस एक बयान से माहौल कितना गर्म हो गया होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और बोस के बीच का तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। ये अब सिर्फ हार जीत का मसला नहीं रहा था, कांग्रेस के अंदर भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। ये जो गतिरोध था वो इस कदर बढ़ गया कि इसे सुलझाना नामुमकिन सा लगने लगा। बोस चाहते थे कि ब्रिटेन को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। जब बोस को लगा कि वो गांधी जी का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं और कोई बीच का रास्ता भी नहीं निकल रहा, तो आखिरकार अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति कितनी तेजी से बदली, वो समझना बहुत जरूरी है। घटनाएं सच में बहुत तेजी से घटी। अप्रैल में इस्तीफा देने के ठीक 1 महीने बाद, मई 1939 में, बोस ने कांग्रेस के भीतर ही अपना एक नया गुट बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अगस्त आते आते बोस ने कांग्रेस के आधिकारिक निर्देशों के खिलाफ जाकर एक अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर दिया। नतीजा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सख्त एक्शन लिया। उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अगले 3 सालों तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से बैन कर दिया गया। और इसी बीच आता है हमारा 5वां पॉइंट, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। कांग्रेस अभी इस भारी अंदरूनी कलह से जूझ ही रही थी कि दुनिया में एक भूचाल आ गया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब हैरानी की बात देखिए, 3 सितंबर को ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे एक तरफा घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। इस फैसले ने कांग्रेस की उस आपसी लड़ाई को अचानक एक बहुत बड़ी वैश्विक दुविधा में बदल दिया। सवाल ये था कि एक गुलाम देश आखिर एक साम्राज्यवादी युद्ध में अपनी क्या प्रतिक्रिया दे। इस नाजुक मौके पर कांग्रेस ने सीधा ना नहीं कहा,
बल्कि वायसराय के सामने सशर्त समर्थन की बात रखी। उनकी दो बिल्कुल साफ मांगें थी। पहली, युद्ध खत्म होने के बाद भारत का राजनीतिक ढांचा तय करने के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई जाए। और दूसरी मांग ये थी कि अभी के अभी तुरंत केंद्र में एक वास्तविक उत्तरदायी सरकार बनाई जाए। यहीं से शुरू होता है हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। अब देखना यह था कि इन मांगों पर ब्रिटिश सरकार और खुद हमारे नेताओं का क्या रुख होता है। तो हुआ ये कि वाइसराय लिनलिथगो ने इन बुनियादी शर्तों को सीधे सीधे ठुकरा दिया। अब इसके बाद हमारे अपने राष्ट्रवादी नेताओं के बीच तीन अलग अलग दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। इसे ध्यान से समझिएगा। गांधी जी फांसीवाद से इतनी नफरत करते थे कि वो मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देना चाहते थे। वहीं समाजवादी नेता और सुभाष चंद्र बोस इसे एक साम्राज्यवादी युद्ध मान रहे थे और उनका सोचना था कि यही वो सही मौका है जब हमें फायदा उठाकर अपनी आज़ादी छीन लेनी चाहिए। और इन दोनों के बीच थे जवाहरलाल नेहरू। उनका स्टैंड था कि हाँ, वो फांसीवाद के खिलाफ हैं, लेकिन जब तक भारत खुद आज़ाद नहीं हो जाता वो दूसरों के लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं लड़ सकता। काफी लंबी चर्चाओं के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आखिरकार नेहरू का दृष्टिकोण ही पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें फांसीवाद की कड़ी निंदा तो की गई, लेकिन यह भी एकदम साफ कर दिया गया कि भाई जो लोकतांत्रिक आज़ादी हमें ही नहीं मिल रही, एक गुलाम भारत उसी आज़ादी के लिए लड़ाई कैसे कर सकता है। इसलिए जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस कड़े फैसले का असर भी तुरंत देखने को मिला। जब वायसराय ने युद्ध के लक्ष्य स्पष्ट करने से मना कर दिया तो विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सभी प्रांतीय मंत्रालयों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने तुरंत इसका फायदा उठाया और डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस या भारत रक्षा अध्यादेश लागू कर दिया, ताकि युद्ध के बहाने हमारी नागरिक स्वतंत्रताओं को आसानी से कुचला जा सके। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, दुनिया के उस सबसे मुश्किल दौर में जब एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ हमें सबसे ज्यादा एकजुट होने की जरूरत थी, तब संघर्ष के तरीके को लेकर हमारी इस भयंकर आपसी लड़ाई ने भारत की आज़ादी के रास्ते को मजबूत किया या फिर उसे और लंबा खींच दिया। खैर, इतिहास के इन्हीं पन्नों में हमारे आज के कई सवालों के जवाब छुपे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।